नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को लेकर। तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और इस पर सारे नेता जो हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही साथ उनके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरी जीवन भारत माता को मजबूत करने के लिए लगा दिया है। आज जो धारा 370 हटी है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अर्पित करता हूँ। बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता को मजबूत करने में लगा दिया। धारा 370 जो आज हटी है ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिन है। उन्होंने आज़ाद भारत में सबसे पहले इसका बिगुल बजाने का काम किया था। हम आज सब उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनके बारे में कुछ न कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा है कि भारत और अखंड भारत के स्वप्रतिष्ठ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। आज़ादी के बाद संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में धारा 370 जोड़कर राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके
एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता। वहीं केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दिया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको हम बताते हैं कि उन्होंने कहा कि 23 जून को श्रीनगर के जेल में संदिग्ध स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस स्थिति में उनकी जान गई थी वो सबके लिए अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहा है। उनके जीवन को एक देशभक्त, शिक्षाविद और सामाजिक न्याय दिलाने वाले एक नेता के रूप में हम सब जानते हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग ने एक तरीके से समझौते के सारा पंजाब और बंगाल लेने की ठान ली थी। उस समय जन आंदोलन करके पंजाब और बंगाल में जनता को जागृत करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कोई वजह नहीं है कि आप अनुच्छेद 370 लागू करें। उन्होंने इस्तीफा दिया और नारा दिया कि एक देश में 2 निशाना, 2 विधान, 2 प्रधान, ये नहीं चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर है और सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे 1 माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। उन छात्रों को आज एमपीपीएससी की परीक्षा भी है तो छात्रों को क्या आश्वासन देंगे आप? नहीं, हमारी अपनी सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कानून व्यवस्था का पालन करेगी। वहीं दिल्ली में चल रहे जल संकट पर अतिशी लगातार अनशन पर बैठी हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं इस अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्य से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD है जिसमें से 613 MGD हरियाणा से आता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है जिसमें से 613 MGD
यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। और इसी के साथ जल संकट मामले में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो आप कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। आतिशी धरने पर बैठी है, दूसरे दिन भी जल संकट को लेकर ही वो कह रही है। जिससे आप धरना कह रहे हैं मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आप कितने समय बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। सौरभ भारद्वाज हरियाणा सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, जल मंत्री, उनके अधिकारी सब साक्ष्य दे चुके हैं। दिल्ली के अधिकारी वहां जाकर चुप हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। अपनी कमी छुपाने के लिए इस तरह का दोषारोपण करना इनका काम है। पंजाब से और हिमाचल से पानी क्यों नहीं मांगते, एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि मालूम है कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है, हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। आप लोग भी कर रहे हैं। वहीं नीट मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी बीच विजय सिन्हा का बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने सीधा सीधी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे, सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा और फिर से वह दौर
जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला अब नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे, ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है। और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लिए खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है, 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दिया है। साथ ही साथ कहा है कि आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। साथ ही कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरणीय रहना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 जैसा एक हमारे संविधान के ऊपर जो विशेष प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से आज़ादी के बाद से ले आकर के जब तक धारा हटी, लगातार 40,000 से ज़्यादा लोगों की उसमें निर्मम हत्याएं हुई है। उनको हजारों लाखों लोगों घर छोड़ करके निराश्रित होकर के अपने देश के अन्य भागों में जाना पड़ा। ऐसी एक कठिन और खराब अवस्था से बाहर लाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस धारा 370 के मामले में रोल अदा किया। लेकिन ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि धारा 370 आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने लागू किया था और यशस्वी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और उनने उस समय आगाह किया था कि ये गलत धारा है। और मुझे कहते हुए गर्व भी है कि वो जनसंघ के ऐसे संस्थापक अध्यक्ष जिनने उस इशू को लेकर के स्वयं ने आंदोलन का न केवल नेतृत्व किया बल्कि अपने प्राणों की आहुति से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया था। और वैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि धारा 370 हट चुकी है लेकिन पूरा देश उनका ये बलिदान सदैव स्मरण करेगा। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि भाभा महाकाल से कामना करता हूं कि अब कभी ऐसा कोई मौका नहीं आए कि इस टाइप की घटना इस देश में घटे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो जनसंघ के संस्थापक थे उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज से एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। मां की स्नेह, ममता और प्रेम अद्भुत होता है और पेड़ लगाना मतलब पर्यावरण बचाना। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना
मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु एक वयस्क पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं और हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित है। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण और मां की स्मृति में वृक्ष लगे जो दूसरों को जीवन दे। मां के नाम पेड़ लगे जो दूसरों को जीवन दे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज ये अभियान पर्यावरण बचाने के लिए हम सब ने प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने प्रारंभ किया है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।